Hey everybody, CS Tanya Bhandari this side. I welcome you all to the EBCL Fast Track batch in Hindi. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 which talks about foreign exchange transactions and compliances, right? चैप्टर नंबर 2 एक बहुत छोटा चैप्टर मैं बोलूँ, चाहे वो हमने डिटेल क्लास में किया है, चाहे वो हमने अपनी फास्ट ट्रैक में किया है, उसमें मेजर चीज़ हमने क्या देखी, बेसिकली हमें पता है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो फेमा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता है फेमा से पहले भी कोई एक चीज़ थी जिससे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस होती थी वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होती थी। आपको नाम से समझ में आ गया होगा, जब मैं रेगुलेट बोल रही हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई फेमा नहीं था तो फेमा से पहले कुछ कोई चीज़ थी ही नहीं जो इन सारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती थी, या मैं बोलूँ चीज़ों को अलाइन करती थी। ऐसा तो नहीं था, मतलब एक एक्ट था, बट उसको ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें फेरा हटा के फेमा को लाना पड़ा। सो मेजर रीज़न अगर मैं बोलूँ, नाम से समझ में आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। जब मैं रेगुलेशन वर्ड बोल रही हूँ दैट मीन्स वो जो एक्ट था वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था। अब मैं और आप हम नहीं चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कोई बॉदर करे, बॉदर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हम पे हर एक चीज़ पे कंट्रोल लगाए। आपको और मुझे दोनों को ही ऐसा लगता है कि भाई हम एक फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, हमें थोड़ी तो फ्रीडम होनी चाहिए ना अपने डिसीजंस लेने की। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हैव फुल राइट टू से टू डू वट एवर दे वॉन्ट बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डूइंग फॉर आवर बेनिफिट। बात कहाँ की कहाँ चली गई। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि हमें नहीं लगता, जैसे मान लो कोई फ्रेंड भी है और वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है या बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम उसको पूरी अपडेट्स चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा बॉदर हो जाते हैं कि वाई, है ना। इट्स आवर लाइफ, लेट इट बी, करेक्ट। तो ऐसे ही फेरा के साथ क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को रेगुलेट करता था। उससे हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और अगर ऐसा हो रहा था तो मेरी पूरी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं ये जो बात थी वो सही नहीं थी। बिकॉज अगर हमें इंटरनेशनल लेवल्स को या फिर एट पार विद डेवलप्ड कंट्री पहुंचना है तो हमें ये चीज़ को लिबरलाइज्ड करना होगा। एंड फॉर दैट हमने ये एक्ट को रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया? फेमा से रिप्लेस किया, विच स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब हमारा जो एक्ट है वो चीज़ों को मैनेज करता है इन अ वेरी प्रॉपर वे, rather than putting on some restrictions onto foreign transactions or investments. We are on the side of more managing it, right, कि सही तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाए, जो हमें हमारी इकोनॉमी के लिए, मेरी कंट्री के लिए, मेरे पब्लिक एट लार्ज के लिए चीज़ें सही नहीं है, हम उसको ओवरऑल पूरा का पूरा प्रोहिबिट ही करेंगे, करेक्ट। हम उसमें कोई भी लीनियंसी नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन अ मॉडरेट वे। तो इसीलिए कौन सा एक्ट आया? फेमा आया। आप देख लो कि जैसे जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उसकी रीजंस की वजह से हमारे हमने भी नए एक्ट की टूवर्ड्स अपना जैसे आप देख लो ये इंडिया है और ये दूसरी कंट्रीज हैं, तो आपस में हाथ मिला रही हैं कि आओ कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। हमने अपने लॉस को और लिबरल कर दिया है, अब हम चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना जान गए हैं या करने लग गए हैं। सो अकॉर्डिंगली, taking into considerations the development, Foreign Exchange Management Act received the assent of the President on 9th December 1999 and brought into force with effect from 1st June 2000. Foreign Exchange Management Act 1999 is an act to facilitate external trade. अब अगर मैं आपके एग्जाम में मान लो ऐसा आ जाता है, फेमा के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर मान लो आ जाता है ऑब्जेक्टिव, करेक्ट, तो आप ये चीज़ उसमें मेंशन ज़रूर कर सकते हो अपने आंसर में, दैट फेमा किस लिए आया था? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। फैसिलिटेट मीन्स टू गिव अ बूस्ट टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, करेक्ट।
नाउ व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, कौन से एक्ट के फीचर्स के बारे में बात कर रहा है, फेमा के बारे में, कि फेमा के फीचर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर जो उसको फेरा से अलग बनाती हैं। तो हमने बोला ये प्रोवाइड करता है रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट। जब अभी हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम करंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इन चीज़ों को और मैनेज करने लगे हैं। हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट के अंदर कि हमने और 3 स्केड्यूल्स में बाइफर्केट कर दी हैं ट्रांजैक्शंस की। एक तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्ट बैन है, रेड कलर साइन है, नॉट अलाउड है। सेकंड स्केड्यूल में हम पढ़ेंगे कि हाँ कर सकते हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लेना। थर्ड में हम बोलते हैं कि हाँ एक लिमिट तक तुम कर सकते हो लेकिन अगर तुम्हें इस लिमिट को क्रॉस करना है तब तुम्हें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ ये जो एक्ट था चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैनेज एंड रेगुलेट करने लगा। देन it provides for freely permissible transactions on current accounts subject to reasonable restrictions, right? RBI and central government control over capital account transactions. Requirement for realization of export proceeds and repatriation to India, मतलब क्या कि भाई एक्सपोर्ट, हमें पता है एक्सपोर्ट मीन्स समथिंग विच इज़ गोइंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। हम इंडिया से बाहर जब भी कोई सामान को भेजते हैं वी कॉल इट एज एक्सपोर्ट, एंड अदर वे राउंड बाहर से कोई सामान इंडिया में आता है वी कॉल इट एज इम्पोर्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस तरीके से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमारी अर्निंग्स है उसको वापस इंडिया में लाने का तरीका, किस तरीके से सही तरीके से लाने का तरीका, वो सब कुछ, कि भाई आपको एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं, तो ये सब किसके अंदर आता है, किसने चीज़ों को और मैनेज किया है, फेमा ने किया है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन लाइक एडी, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। ऐसे यूनिट्स जो बेसिकली मेरे SEZ एरिया में है। जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपका एक चैप्टर भी है EBCL के अंदर, जब हम वो पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो है इंडिया में लेकिन नाम क्या आ रहा है, ऑफ शोर। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे SEZ एरिया में इस्टेब्लिश होते हैं और SEZ को हम एक्सपोर्ट यूनिट ही मानते हैं, राइट। तो बोलता है ये सारी चीज़ें भी कौन मैनेज करता है, हमारा फेमा करता है। और फेमा हमने जब RBI के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा ना कि भाई RBI एक्ट को तो बहुत सारी लीगल बैकिंग्स अलग अलग एक्ट से मिली हैं, फेमा से भी मिली है। क्या कि अगर किसी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है सो ही हैज़ टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम दी RBI, ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन के बारे में या उनको ये राइट या ये अथॉरिटी कौन दे रहा है, फेमा दे रहा है। फिर फेमा उनको किसके पास भेज देता है, RBI के पास भेज देता है। एजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ऑब्वियसली एजुडिकेशन इज बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ऐसी अथॉरिटी जो आप अगर कुछ भी आप कुछ गलत हो रहा है या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आप या मान लो आप गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपनी आवाज़ कहाँ लेके जाओगे, तो इन अथॉरिटीज़ के पास लेके जाओगे। प्लस अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज के अगेंस्ट था तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। प्लस कंपाउंडिंग भी हो सकती है, अगर आप अपने चीज़ को एडमिट कर लेते हैं सर्टेन टाइम तक वापस सेम फॉल्ट नहीं करते हैं तो आप कंपाउंड भी करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस बाय डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, अपील प्रोविजंस इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टर अपील एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एक हर एक्ट के अंदर होते हैं। सो नथिंग स्पेशल इन फेमा। ये चीज़ें जो हमने लास्ट की पढ़ी हैं कि भाई कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो गया, या आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते हो और जनरली हर एक एक्ट में होता है। देन एपलेट ट्रिब्यूनल होता है कि भाई अगर आप इनकी अपील से, इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन रेज योर अपील। आप कहाँ जा सकते हो, एपलेट ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हैं। नाउ इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा बोलता है दो RBI एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा हैज बीन एंट्रस्टेड टू a separate directorate of enforcement formed for this purpose। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। क्या यहाँ पे क्या बोला गया है
कि आरबीआई चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस कि भाई जो फैमान के अंदर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं, ठीक है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, या किस तरीके से हो रहा है, उस पर कंट्रोल या चेक आरबीआई रखता है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास एक अलग अथॉरिटी है, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हम एक पढ़ चुके हैं कि ऑफिसर ऑथराइज फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनल्टीज, करेक्ट। एपलेट ट्रिब्यूनल हमें पता है कि अगर हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम एपलेट ट्रिब्यूनल अपील अपनी लेके जा सकते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? सो ऑथराइज्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी मिली है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। क्या आप और मैं ऐसे ही एकदम से उठे बोला आज क्या करें समझ नहीं आ रहा, चलो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर लेते हैं? इज दैट पॉसिबल? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज हमारे पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस हमें कौन देता है? आरबीआई से मिलेगा, करेक्ट। So the term authorized person is defined to include an authorized dealer, money changer or any other person for the time being authorized to deal in the foreign exchange or foreign securities. Now comes capital account transaction कि capital account transaction क्या होती है और current account transaction क्या होती है। अब तुम्हें आपके जो नोट्स हैं उसमें देख के समझ ही आ रहा होगा कि जहाँ पे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की कुछ बात हो रही है। सो यहाँ पे जो लिखा है एकदम करेक्ट है। कैपिटल से वैसे भी अगर मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बोलूँ तो कैपिटल जब हम नॉर्मली जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं तो हम हमेशा अपने एसेट्स की बात करते हैं, करेक्ट। एसेट लाइबिलिटीज हम बोलते हैं मेरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। अब जब यहाँ फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो जब भी कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात होगी तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो नेचर की होती हैं जो मेरी समझ लो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं बाहर किसी और कंट्री में मान लो कनाडा में कोई प्रॉपर्टी परचेज करती हूँ, करेक्ट। तो मेरा एक्शन क्या हो रहा है, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, इंडियन रेजिडेंट हूँ। और एक चीज़ और, रेजिडेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, फेमा में हमेशा हम रेजिडेंट आपका स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस को देखते हैं, सिटीजनशिप को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी समझो या किसी को समझाओ या खुद पढ़ो, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। कहने को मैं बोल सकती हूँ ना कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मैं बाहर प्रॉपर्टी ले रही हूँ, ठीक है, समझाने को मैं समझा सकती हूँ, बट द करेक्ट वे इज कि जो एक्चुअली मीनिंग है हम वही उसी तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ें। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसी ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन, मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, मैं कनाडा में अगर प्रॉपर्टी परचेज करती हूँ तो वो प्रॉपर्टी अगर मैंने परचेज करी है तो मेरी कहीं ना कहीं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इम्पैक्ट हुई है ना, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, करेक्ट। अब वो एसेट्स एंड लाइबिलिटी किस वजह से मेरी इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि मैंने आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी परचेज करी है, या फिर मैं बोलूँ कि कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जिसकी वजह से मेरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इम्पैक्ट हुई हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक इंडियन रेजिडेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में चेंजेस आते हैं या ऑल्टर होती है, किस वजह से, कहाँ कैसे ऑल्टर हो रही है, क्योंकि उसने आउटसाइड इंडिया कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी हुई होती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये ऑपोजिट चलता है कि इंडियन रेजिडेंट है तो उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कब इम्पैक्ट हो रही है और कब हम उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे, जब आउटसाइड इंडिया उसने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा परचेज किया है जिससे उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ा है, राइट। अदर वे राउंड, बाहर का कोई रेजिडेंट है, आउट ऑफ इंडिया पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी कोई भी कंट्री का रेजिडेंट है, वो इंडिया में आके कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है, एंड फॉर दैट रीजन, क्योंकि उसने इंडिया में अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इम्पैक्ट होती हैं, ये उसके लिए क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम
इंडिया, अगर रेजिडेंट इन इंडिया हो तो कहाँ करोगे, बाहर करोगे, इंडिया के बाहर, और उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में इम्पैक्ट आया है, राइट। और अगर तुम रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो तो तुमने इंडिया के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस को इम्पैक्ट हुआ है कि जिसकी वजह से तुम्हारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे इफेक्ट आया है, राइट। सो बोलता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स, ऑल्टर का एक सिनोनिम हम और क्या लिख सकते हैं, चेंज, ठीक है, विच चेंजेस द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में हो सकती है, करेक्ट। अभी हमें नहीं पता लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो मेरी कोई भी ऐसी मैंने ट्रांजैक्शन करी है जिसकी वजह से मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस आया है और वो ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हुई है, और यहाँ पे लिखा है पर्सन रेजिडेंट इंडिया, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है किसकी, एसेट्स एंड और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ऑपोजिट चलता है, इंडियन रेजिडेंट है तो बाहर उसने कोई ट्रांजैक्शन करी हो जिससे उसके एसेट एंड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट आया हो। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसने इंडिया के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जिसकी वजह से उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट आया है। सो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, करेक्ट। नाउ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे तो सिंपल बोल दिया कि भाई जो कैपिटल है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस को छोड़ के हर कुछ मेरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो क्या ये इतना सिंपल है? जब ऐसे आप किसी भी डेफिनेशन को इतना वाइडली ओपन छोड़ देते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, एंड दिस ऑल्सो बीइंग एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो तुम्हें 4 पैरामीटर्स या 3 पैरामीटर्स बताए हैं, बोलता है ये हमने तुम्हें ना एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए हैं कि ये तो है ही है हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन इसके अलावा और भी इसी टाइप की ट्रांजैक्शंस को तुम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हो। सो द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड्स payment in the ordinary course of foreign trade such as short term banking and credit facility in the ordinary course of business। ठीक है, क्या बोल रहा है कि तुम कोई बिजनेस कर रहे हो एंड फॉर दैट पर्पस अपने नॉर्मल रूटीन बिजनेस के लिए तुमने बाहर से इन ऑर्डिनरी कोर्स में कोई फॉरेन ट्रेड किया है, बाहर से आपका कोई खरीदना बेचना हुआ है, तो वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्यों है करंट अकाउंट? आप बोलोगे मैम उससे भी तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंपैक्ट हो रही है ना। डेफिनेटली हो रही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आप वही उसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो उसका ही अगर कुछ उसी बिजनेस का लेन देन कुछ हुआ है तो वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, करेक्ट। अदर इज द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है या लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मिल रहा है, वो भी मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सो पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। थर्ड बोलता है रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड एंड एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, कि आप बाहर, सपोज आप बाहर पढ़ने गए हो और आपके पेरेंट्स आपको इंडिया से पैसे भेजते हैं, ठीक है, तो वो क्या है ट्रांजैक्शन? वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रेमिटेंस। रेमिटेंस की हम डेफिनेशन देखेंगे। रेमिटेंस इज बेसिकली आप अपनी अर्निंग्स को कहीं और रेमिट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो बोलता है आप किस लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का या चिल्ड्रन का या स्पाउस का लिविंग एक्सपेंसेस बियर कर रहे हो, करेक्ट। सो उसके लिए आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो दैट कम्स अंडर दी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाउएवर इन दी अपकमिंग क्लासेस और जब भी हम आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि उसकी भी एक सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। ऐसा नहीं कि लिमिटलेस पैसा बाहर बच्चों को भेजा जा रहा है,
पेरेंट्स को भेजा जा रहा है, स्पाउस को भेजा जा रहा है, नहीं। हमने क्या पढ़ रहे हैं, फेमा, तो चीज़ें तो मैनेज होंगी। आपको हमने रेगुलेशन एक्ट से, मैनेजमेंट एक्ट में तो हम ले आए हैं कि भाई ठीक है हम बहुत कंट्रोल नहीं कर रहे, बट ऐसा भी नहीं कि तुम्हें हम बिल्कुल ही एकदम फ्रीली हैंडेड छोड़ देंगे, नहीं, हम चीज़ों को मैनेज करेंगे बाय इम्पोजिंग सर्टेन लिमिट्स, राइट। नाउ कम्स फॉरेन एक्सचेंज। हमें पता है फॉरेन एक्सचेंज इज हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी, राइट। पर्सन, आप यहाँ पे जैसे हमने बोला पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, है ना, या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो पर्सन कौन है, ये पर्सन किसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फेमा के अंदर, तो हमने बोला पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, ऑब्वियसली पर्सन में इंडिविजुअल तो आएगा ही आएगा, राइट। उसके साथ साथ HUF कोई एक कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। मतलब किसी कंपनी की कोई एजेंसी बाहर है, उसका कोई ऑफिस बाहर है, उसकी कोई ब्रांच बाहर है, तो वो भी पर्सन की ही डेफिनेशन में काउंट होगा, उनको भी हम पर्सन ही मानेंगे, राइट। सो पर्सन की डेफिनेशन आपको ध्यान से याद करनी है। देन कम्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर की, और इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ। डेफिनेशन क्या है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, करेक्ट। अब ये होता कौन है, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ना उसको बहुत ध्यान से अगर एक बार सुन लिया और समझ लिया, ऑब्वियसली हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप फिर समझ जाओ कि हो गया ये चैप्टर, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है, बिकॉज अगर केस स्टडी आ रही है तो इस पे ही आएगी, ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि जो लिखा है बस वही, तुम्हें अपना और दिमाग नहीं चलाना है। सो मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है फॉर मोर देन 182 डेज, 182 डेज से ज़्यादा वो उसको इंडिया में रहते हुए हो गए हैं। ड्यूरिंग द कोर्स, बोलते कब से रहते हुए, हमने बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब हमने बोला ये साल में हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है, तो हमने बोला ठीक है, तो हम चेक करेंगे जो पिछला साल है, जो ये साल चल रहा है, इसमें हमें पता लगाना है कि कौन रेजिडेंट है या नहीं है। तो हमने बोला प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, उनके बारे में उनके हम डेज से हमें पता पड़ जाएगा कि भाई कौन इंडिया में कितने दिन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम बोल देंगे कि ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। क्या बोला, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा है, वो उसका स्टेटस इस साल का क्या होगा, तो हमने बोला वो इस साल में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कैच क्या आता है, बोलता है बट डज नॉट इंक्लूड, बोलता है ये दो जो तुम्हें चीज़ें दिख रही है ना A एंड B, बोलता है ये पर्सन को 182 डेज काउंट करने के लिए इनको इंक्लूड मत करना, इनके 182 डेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, करेक्ट। बोलता है कौन से लोग, तुमने बोला देखो अगर कोई इंडिया में आ रहा है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई इंडिया में आ रहा है, ठीक, तो वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है ना कि भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या फिर यहीं के आप सिटीजन बन के रहना चाहते हो, या रादर रेजिडेंट बन के रहना चाहते हो, तो मेरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना, बिकॉज इन सम और द अदर वे यू वुड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। आप कोई सामान खरीदोगे, ऐसा तो नहीं भूखे पेट रहोगे, अपना खाना पीना वहाँ से लाओगे, कहीं नहीं ऐसे ही बाहर सो जाओगे, नहीं ना, तो आप मेरी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करने वाले हो।
तो इसीलिए अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, राइट। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आपकी इम्पोर्टेंस मेरी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए कम हो जाती है, राइट। तो हम इकोनॉमी को लेके ही चलेंगे। तो हमने बोला कोई भी अगर इंडिया में आ रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी इंडिया में अगर आ रहा है और अगर वो इंडिया में आके जॉब करता है, बिजनेस करता है, या फिर एक अनसर्टेन पीरियड तक इंडिया में ही रहना चाहता है, तो वो पर्सन, वो इंसान, वो ह्यूमन व्यक्ति, व्हाटएवर, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो मैं उसको तो इस डेफिनेशन में एक्सक्लूड ना करूँ तो चलेगा ना, बिकॉज वो तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर जो इंक्लूजन वाला, सॉरी, इसमें लिखा है ना कि बट डज नॉट इंक्लूड, तो बोलता है फिर मैम ये उनको, मतलब आप इसमें से आप कंसिडर करिए उनको, क्योंकि वो तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और ना ही वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, ना ही वो बिजनेस के लिए आया है, और ना ही वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, तो आपने बोला फिर किस लिए आ रहा है? तो किसी से मिलने आ सकता है, राइट। तो मैंने बोला अगर मिलने वाला सीन है, ये सब नहीं है, जॉब, बिजनेस हो गया, मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट हो गया, या अनसर्टेन पीरियड होगा, अगर ये चीज़ें नहीं है ना, तो मैंने बोला कि फिर मैं उसको जो मतलब फिर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता, भले वो मेरे इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह जाए, मैं उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंसिडर नहीं करूँगी। करेक्ट, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनना। हमने बोला दो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। क्या? पहली चीज़, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया से जा रहा है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, वो इंडिया से जा रहा है, और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से जा रहा है किन चीज़ों के लिए? तो हमने बोला या तो वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या तो बाहर वो बिजनेस करने जा रहा है, या फिर बाहर वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें हमारा देश बहुत याद करेगा, पर तुम मेरी इकोनॉमी के लिए अब इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करते हो। तो अगर तुमने पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम 182 डेज से ज़्यादा भी इंडिया में रहे हो ना, तभी भी तुम्हारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, हम उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि मान लो 182, मान लो, चलो हमने बोला साल में 365 डेज होते हैं, राइट, वो 200 दिन इंडिया में ही था, लेकिन 200 दिन जैसे उसके पूरे हुए वो बाहर चला गया। किस रीज़न की वजह से चला गया? वो एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया, वो बिजनेस करने चला गया, या फिर वो परमानेंटली बाहर ही शिफ्ट हो गया है। तो हमने बोला अब मैं उसके 200 दिन का पकड़ के क्या ही कर लूँगी ना, तो मैंने बोला तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज तुम यहाँ से चले गए हो, तो तुम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो, राइट। सेकेंड चीज़ क्या बोलती है, बी कैटेगरी क्या बोलता है? अब ये बहुत ट्विस्ट लैंग्वेज में दिया है। बोला अ पर्सन, यहाँ से पढ़ो, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया इन आइदर केसेस। बोलता है उसके अंदर बोलता है ऐसा इंसान को जो इंडिया में आया है, या हैज कम टू इंडिया, या इंडिया में रह रहा है। इसको छोड़ो, यहाँ ये ग्रीन वाले को पढ़ो। अदरवाइज देन, बोलता है वो इंडिया में आया है, लेकिन इन 3 रीजन की वजह से नहीं आया है। ठीक, इन 3 रीजन की वजह से अगर आया होता तो मैं उसका 182 डेज चेक करती और उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकती थी। लेकिन उसका इंडिया में आने का अगर ये मोटिव ही नहीं है, तो मैं उसके 182 डेज जान के भी क्या कर लूंगी, राइट। सो अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया इन ईदर केस, अदरवाइज देन मतलब ना ही वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है इंडिया में, ना ही वो बिजनेस के लिए आया है इंडिया में, और ना ही वो कोई और पर्पस के लिए आया है जिससे उसकी इंटेंशन इंडिया में ही रहने की है फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। तो मैंने बोला अगर ये 3 रीज़न नहीं है तो फिर वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में नहीं आता
है, राइट। तो मैंने बोला अब वापस से पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे, मेरे साथ बोलो, ऐसे पर्सन जो इंडिया से बाहर चले गए हैं, ठीक है, किस लिए गए हैं, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो मेरी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में इंक्लूड, डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे, करेक्ट। बी पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया, बोला बाहर से आया है इंडिया में, कुछ खुशी हुई, ठीक है, हमने बोला अब क्या ये 3 रीजन की वजह से आया है, क्या वो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या अनकंडीशनल पीरियड के लिए आया है, आपने बोला हाँ आया है, तो मैंने बोला ठीक है, फिर तो ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का हम चेक करेंगे इनका 182 डेज का, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपने बोला 1 मिनट रुको, ये आया है इंडिया में लेकिन ये 3 रीजन की वजह से नहीं आया है, अदरवाइज देन इन तीनों को छोड़ के कोई और ही रीजन की वजह से आया है, चाहे वो टूरिस्ट है, मिलने आया है, व्हाटएवर, पर ये 3 रीजन नहीं है, तो मैंने बोला रुको, इसको ये मेरे लिए मेरी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है एज पर फेमा, ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, करेक्ट। तो फर्स्ट जो हमारा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 2 एक्सेप्शंस को देखा। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड वन, क्या कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स एक तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया हो गया, डन। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, सिंपल, राइट, 2 हो गए। तीसरा बोल रहा है एनी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कि एक पर्सन रहता बाहर है लेकिन उसकी कोई ऑफिस, उसका कोई ब्रांच, उसकी कोई एजेंसी इंडिया में है, तो वो ऑफिस, वो ब्रांच, वो एजेंसी मेरे लिए क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। समझ रहे हो ना इसको, एकदम डायरेक्टली पैसे से, मैं बोलती हूँ पैसे से लिंक करोगे समझ में आएगा, बिकॉज हम यही कर रहे हैं भाई, हम तो चेक यही करना चाहते हैं ना कि भाई कौन इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो हमने बोला पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। फोर्थ बोलता है एन ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई सी एक, मतलब ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी अब कहाँ है, बाहर है, लेकिन उसको ओन और कंट्रोल कौन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बोलता है कान यहाँ से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, हम तुम्हें बात एक ही है। तो हमने क्या बोला, अच्छा तुम बाहर हो लेकिन तुम यहाँ काम कर रहे हो तो तुम रेजिडेंट इन इंडिया हो। हमने बोला तुम रेजिडेंट इन इंडिया हो लेकिन बाहर ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच ओन एंड कंट्रोल करते हो ना, तो तुम रेजिडेंट इन इंडिया हो। वो एजेंसी, वो ऑफिस, वो ब्रांच, क्योंकि कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुम इसके ओनर हो, तो तुम वो भी सारी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही मानी जाएगी, राइट। समझ में आया। अब ब्रेक ले लो, बिकॉज अब जो मैंने आपको समझाया है इसको खुद समझो एक बार, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए समझोगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन एक शॉट में आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो अब एग्जाम्पल तो पढ़ रहे हैं लेकिन आंसर नहीं देखना है, ठीक है। सो मिस आलिया इज एन एयर हॉस्टेस विथ ब्रिटिश एयरवेज। She flies for 12 days in a month and thereafter takes a break for 18 days. During the break, she is accommodated in base, which is normally the city where the airline is headquartered. Correct? Where the airline is headquartered. However, for security consideration, she was based at Mumbai. During the financial year, she was accommodated at Mumbai for more than 182 days. What would be her residential status under FEMA? अब पहली चीज, मिस आलिया क्या है, एयर हॉस्टेस है, कौन सी एयरलाइंस में, ब्रिटिश एयरवेज में, करेक्ट।
उसमें इन्होंने क्या बोला कि ये एयर हॉस्टेस हैं ब्रिटिश एयरवेज में, जो कि फ्लाई मतलब ये फ्लाई करती हैं 12 डेज इन अ मंथ एंड देयर आफ्टर टेक्स 18 डेज ब्रेक। और उस ब्रेक में इनको एकोमोडेशन जो है वो मान लो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको बेस लोकेशन पे इनको एकोमोडेशन मिलता है, जर्नल गाइडलाइंस है ये। बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और रीजंस, एंड बेस लोकेशन जनरली कहाँ होती है, जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, वहीं पे हम एम्प्लॉयज़ को बेस जो उनका एकोमोडेशन होता है वो देते हैं। लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इनको एकोमोडेशन, इनका बेस एकोमोडेशन क्या माना गया है, मुंबई। ये मुंबई में आके उन 18 दिन रहती हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि क्या मिस आलिया रेजिडेंट इन इंडिया हैं? आप मुझे बताओ कैसे करोगे। आप 182 डेज तो चेक करना, और हम यहाँ पे लिख भी दिया कि ये तो फिर मुंबई में जो रह रही हैं वो मोर देन 182 डेज के लिए रह चुकी हैं। तो अब मुझे बताओ इस साल इनका स्टेटस क्या रहेगा। अब जो डेफिनेशन को नहीं समझा होगा वो तो 182 डेज देख के बोलेगा अरे ये तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन में ही आंसर दिया है 182 डेज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन आप जिन्होंने शांतुनंदाना अकेडमी से क्लास ली है उनको काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से हमें ये चीज़ों को कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर कुछ अलग होगा ना। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जो कि बाहर से इंडिया में आ रहा है, ठीक, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं आ रहा, तो भले वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे, वो मेरे लिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा। करेक्ट, तो आंसर भी यही है। बोलते हैं मिस आलिया स्टेड इन इंडिया एट मुंबई बेस फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। शी इज हाउएवर एम्प्लॉयड इन यूके। ठीक है, तो एम्प्लॉय किसकी है, ब्रिटिश एयरवेज की है। और हम आगे देखेंगे यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, अब अपने तरफ से फैक्ट्स को अज्यूम नहीं करने कि मैम ब्रिटिश एयरवेज की मुंबई ब्रांच या कोई इंडियन ब्रांच तो हो सकती है ना, हो सकती है, तो वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। जब तक बताया नहीं जा रहा अपने मन से अज्यूम करने मत बैठ जाना, चीज़ों को खुद और कॉम्प्लिकेटेड कर जाओगे, राइट। सो हमने बोला अगर वो ब्रिटिश एयरवेज है तो ऑब्वियसली यूके, तो हमने बोला वो बाहर इंडिया में एम्प्लॉयड नहीं है, वो बाहर की एम्प्लॉय है। She has not come to India for employment, business or circumstances which indicated her intention to stay for uncertain period. Under section 2 clause 5 subclause B, such person are not considered as Indian resident even if their stay exceeds 182 days in the preceding year. Thus, while Miss Alia have stayed in India for more than 182 days, she cannot be considered to be a person resident in India, right? If, however, she has been employed in Mumbai branch of British Airways, then she will be considered as a person resident in India, right? सो यही इसी तरीके से जो मैंने आपको समझाया है वही पूरा का पूरा लॉजिक आपको अप्लाई करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2019, ठीक है, एक पर्सन इंडिया में आया है, दैट मीन्स वो बाहर से इंडिया में आया है। तो जैसे ही आप ऐसे देखो ना कि अ पर्सन कम्स टू इंडिया, तो बस लिख लो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस जिससे हमें लग रहा है कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए रहेगा। ये 3 चीज़ें नोट कर लें, ठीक। अब आगे पढ़ो। बोलता है इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स, तो क्या विजिटिंग हिज पेरेंट्स बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टेन पीरियड में आता है? द आंसर इज नो। आया है, मिल के चला जाएगा, आज नहीं तो कल तो जाएगा ही जाएगा। हाउएवर हिज पेरेंट्स फॉल सिक and he stays till 31st March 2020. अब अगेन लॉजिक मत अप्लाई करना कि लॉकडाउन हो गया था तो इसलिए नहीं जा पाया, ठीक है। उन सारे रीजंस को ज़रा साइड में रखो, नॉर्मल पढ़ते हैं कि क्या हुआ, मिलने आया एंड उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से उसे अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़ा। फिर भी जब एक्सटेंड भी किया तो भी क्या ये रीज़न थे? हमने बोला नहीं, ठीक है।
देयर आफ्टर ही कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया। अब ये लाइन कंफ्यूज कर देगी, उसके बाद वो इंडिया में ही रहने, कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया। इट इज हाउएवर सर्टेन दैट ही विल लीव इंडिया, बिकॉज अगर कुछ और देखो वो तो फिर हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लें, यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद वो इंडिया में रहने लगा, लेकिन कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया। फॉर एवर लिखा है क्या? द आंसर इज नो, राइट। अब अगर कोई मिलने आया है और किसी रीज़न की वजह से वो उसका स्टे एक्सटेंड हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहीं रह जाएगा। वो पेरेंट्स जब, अगर इस केस की बात कर रहे हैं, जब वो सही हो जाएंगे तो वो वापस जाएगा, अपनी जो भी बाहर नौकरी बिजनेस जो भी करता था उसको रिज्यूम करेगा, करेक्ट। सो इज सर्टेन दैट ही विल लीव इंडिया इन नेक्स्ट 6 months when his parents recover. His stay in India is neither for employment nor for business nor for the circumstances which show that he will stay in India for an uncertain period. In such a case, even if he has resided in India for more than 182 days in the financial year, he will continue to be a non-resident. बोला आप 182 days से ज़्यादा वो रह चुका है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए इस करंट ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर में वो 182 डेज से ज़्यादा रह चुका है, लेकिन मेरे लिए वो इस करंट ईयर में रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका रहने का रीज़न ये नहीं था, करेक्ट। So in the financial year 1920, he is of course a person resident outside India, as he did not reside in India for more than 182 days in the financial year 1819, correct। अब तुम ये financial year छोड़ो, क्योंकि obviously ये पहले का example है, लेकिन concept समझ में आया ना, तो बस वही logic apply करना है। If a person comes to India on 1st June 19 for employment, business or circumstances which indicate his intention to stay in India for an uncertain period, he will be person resident in India from 1st June 2019। ये clarification आया था ये इस चीज़ का कि रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ नॉट फॉर अ ईयर, इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर डेट, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। क्या हुआ था कि क्लैरिफिकेशन क्या आया कि भाई तब तक तो फिर वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज ही नहीं हो सकता है जब तक उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना निकल जाए, करेक्ट। तो हमने क्या बोला कि भाई ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए जिस दिन कोई पर्सन ये 3 रीज़न की वजह से अगर इंडिया में आ गया है ना, तो हम उसको उसी दिन से रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे, जिससे कि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर पाए, राइट। सो आई होप आपको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। Then comes repatriate to India, obviously means bringing back the foreign exchange which you have earned outside India into India, that is repatriation. Repatriation means लेके आना, रेमिट करना मीन्स यहाँ इंडिया से बाहर भेजना, ठीक है। देन कम सेक्शन नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या बोलता है कि save as otherwise provided in this act, rules or regulations made thereunder or with the journal or special permission of the RBI। देखो बेसिकली ना सेक्शन 3 हर एक चीज़ को मना कर देता है, बोलता है मतलब इसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि फेमा ऐसा है कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, बट द आंसर इज नो, राइट। बट सेक्शन 3 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। बट एक खासियत इस सेक्शन की क्या है, ये हर जगह ऑथराइज्ड पर्सन को बीच में लेके आता है। बोलता है तुम्हें कुछ भी करना है ना, तुम खुद नहीं कर सकते हो, तुम्हें किसी एक ऐसे ऑथराइज पर्सन, डीलर, मनी चेंजर के थ्रू करना होगा जो कि ऑब्वियसली ऑथराइज है, जिसके पास ये सब ट्रांजैक्शंस करने का, डीलिंग करने का परमिशन है फ्रॉम दी RBI। बोलता है मेक नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि किसी कोई बाहर रह रहा है, ठीक है, कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया रहता है, उसके फेवर में, उसके लिए तुम इंडिया में अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन कर देते हो, राइट। और वो मतलब ऑब्वियसली वहाँ से तो ट्रांजैक्शन कोई इफेक्ट ही नहीं आया, उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं, कुछ पैसा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन तुमने उसके बिहाफ में उसके लिए इंडिया में रह के तुमने ट्रांजैक्शन कर दिया। बोलता है ये सब करना अलाउड नहीं है। और अगेन किसी के लिए पेमेंट करना, उसके बिहाफ में पेमेंट करना, उसके बेनिफिट के लिए कुछ करना, या फिर हमने बोला
किसी भी तरीके से कोई राइट को एक्वायर करना है, बोलता है एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ एनी राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। ये सब करना अलाउड नहीं है। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स की बात करूँ, राइट यहाँ पे क्या लिखा है, एक्विजिशन, क्रिएशन या ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन, बोलना है ये सब अलाउड नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे कि अलाउड है, किसके थ्रू अलाउड है, ऑथराइज डीलर के थ्रू अलाउड है, प्लस आरबीआई की कुछ परमिशंस के बाद ही ये सब करना अलाउड है। ठीक है, तो सेक्शन 3 पढ़ के तो लगा ना कि भाई कुछ नहीं कर सकते, ना सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हो, ना किसी के बिहाफ में, उसके फेवर में, उसके बिहाफ में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई एक्विजिशन नहीं कर सकते हो, किसी भी एसेट कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हम पढ़ेंगे जब हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, फिर से यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या प्रोहिबिटेड है। जब हम कैपिटल पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे कि अलाउड है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं जिनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें अलाउड करी गई हैं। सो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दी करेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके वो पढ़ेंगे, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे एंड क्विकली ये चैप्टर को कवर कर देंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया है डिटेल नोट से ही है। आप डिटेल क्लास जिन्होंने ली है और रिविजन पर्पज़ के लिए फास्ट ट्रैक लिया है, ऑब्वियसली इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज एक बार आप बहुत डिटेल में हर चीज़ को समझ चुके हो। अब क्या है, आप चीज़ों को मेरे साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, तो आप देखोगे नोट्स दोनों ही क्लासेस के सेम हैं एंड डिटेल नोट से ही हम फास्ट ट्रैक भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।